कार्तिक उसकी बात मानने को तैयार हो गया है तो वो खुश हो गई और चलने के लिए तैयार हो गई। कार्तिक ने जैसे ही देखा तो उसे सवाल करते हुए उससे पूछा, क्या तुम अभी जा रही हो? असल में रितिका वहां जाने के लिए तैयार हो गई थी और इसीलिए अपने लेबोरेटरी के कपड़े चेंज कर रही थी। उसे इतनी जल्दबाजी करते हुए देखकर कार्तिक हैरान हो गया था। कार्तिक का सवाल सुनकर रितिका ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम इस बात को और ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा हेल्पलेस होते हुए कहा, असल में मैं भी प्रिपेयर नहीं हूँ। जैसे ही रितिका ने कार्तिक की बात सुनी तो वो थोड़ा सा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने सवाल करते हुए पूछा, आपको किस चीज की तैयारी करनी है? रितिका का सवाल सुनकर कार्तिक एक सेकंड के लिए झेप गया और तुरंत उसकी बात मानते हुए बोला, नहीं ठीक है चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और अपने पास में रखा हुआ टैबलेट उठाकर कार्तिक को देखने लगी, जैसे कह रही हो कि वो जाने के लिए तैयार है। रितिका बहुत ज्यादा फुर्तीली थी और हर काम बहुत जल्दी जल्दी करती थी। हालांकि कार्तिक इतनी जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने हाथ दिखाकर रितिका को रोकते हुए कहा, रुको रुको, तुम इस तरह से बाहर जा रही हो? कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने हैरान होकर खुद को देखा और फिर कहा, क्यों, इसमें क्या खराबी है? कार्तिक ने रितिका को हैरान देखकर उससे कहा, तुम कोई नए कपड़े पहन लो, अपना थोड़ा सा लगेज और कॉस्मेटिक ले लो, तुम्हें वहां जरूरत पड़ सकती है। कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने तुरंत मना करते हुए कहा, मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक ने जब देखा कि रितिका उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही तो उसने भी आगे प्रेशराइज नहीं किया और उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। हालांकि अभी भी कार्तिक ने रितिका को कुछ देर इंतजार करने को कहा और साथ ही साथ रजत को मैसेज करके ये भी कह दिया कि वो तुरंत उसे उस मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री का एड्रेस भेजे। और साथ ही साथ कार्तिक ने अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे दिया कि वो लोग उस फैक्ट्री के मालिक को इन्फॉर्म कर दे कि कार्तिक उनसे मिलने आ रहा है। कार्तिक और रितिका जिस फैक्ट्री में जा रहे थे वो शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, वो शहर के पास वाले एक छोटे टाउन में स्टेबलाइज थी। अगर इन लोगों को वहां जाना था तो ये लोग आराम से कार से वहां तक जा सकते थे। हालांकि कार्तिक को यहाँ से शहर तक जाने के लिए समुद्र को पार करना था और इसके लिए उसे अपना जहाज तैयार करवाना पड़ा था। जिस मैन्युफैक्चरर कंपनी में कार्तिक और रितिका जाने वाले थे, जैसे ही उन लोगों को पता चला कि कार्तिक उनकी कंपनी में आ रहा है तो उन लोगों ने पहले ही कुछ जरूरी तैयारियां कर ली थी और उसके बाद कार्तिक को मैसेज भेज दिया कि वो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बार कार्तिक अपने साथ मैगी को लेकर नहीं जा रहा था क्योंकि मैगी को पूरे आइलैंड की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था और यहाँ की डिफेंस सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करने के लिए कहा गया था। कार्तिक इस वक्त अपने साथ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के 20 से ज्यादा सक्षम बॉडीगार्ड्स को लेकर वहां जा रहा था। वैसे तो ये सब लोग पहले से ही शुक्ला परिवार से दुश्मनी मोल ले चुके थे, पर फिर भी कार्तिक को नहीं लग रहा था कि उनके इस काम में शुक्ला परिवार किसी भी तरह से कोई दखलंदाजी करेगा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कार्तिक को लग रहा था कि शायद शुक्ला परिवार उनसे डरता है, इसीलिए वो कार्तिक के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सिद्धार्थ अभी भी कार्तिक की कैद में था और शायद इसीलिए शुक्ला परिवार अभी इस वक्त इन लोगों के लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करने वाला था। जल्दी ही कार्तिक रितिका को साथ लेकर अपने सिंगल हॉर्न वेल यॉच पर सवार होकर हाइजू शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर पहुंचने में इन लोगों को 1 घंटा लगा था। जल्दी ही ये सब लोग अपनी जहाज से बाहर आकर एक गाड़ी में बैठकर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मैन्युफैक्चरर कंपनी की तरफ निकल पड़े। इस वक्त कार्तिक को लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है। हालांकि ये कार्तिक की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि जब वो ये सब कुछ सोच रहा था तभी दूर से उड़ता हुआ ड्रोन उन पर नजर रख रहा था। ये ड्रोन क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों का था जिसे शुक्ला परिवार ने अपने बेटे के लिए हायर किया था और इस सोसाइटी ने अपना एक्शन मोड चालू कर लिया था। इन लोगों को कार्तिक की आइडेंटिटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। एक बार इनके पास इनके पैसे आ जाए उसके बाद ये किसी को भी मारने से पहले सोचते नहीं थे। ऐसा नहीं था कि क्रोकोडाइल सोसाइटी किसी भी रूल रेगुलेशन को नहीं मानती थी। हाँ, बस इनके नियम कायदे इनकी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते थे। जितनी इन्फॉर्मेशन शुक्ला परिवार ने इन्हें कार्तिक के बारे में दी थी उसके हिसाब से जैसे ही ये लोग हाइजू पहुंचे तो इन लोगों ने तुरंत टूरिस्ट बनकर यहाँ इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। तभी इन्हें समुद्र की डॉक के साथ कार्तिक की सिंगल हॉर्न वेल यॉच दिखाई दी जो कार्तिक के इंडस्ट्रियल आइलैंड से यहाँ आई थी और कार्तिक के साथ साथ उसकी ये स्पेशल यॉच भी इन सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी थी। जैसे ही जहाज इंडस्ट्रियल आइलैंड से चला तो इन लोगों को पूरा विश्वास हो गया था कि जरूर कार्तिक भी इस जहाज में होगा और उसके बाद ही ये सारे लोग टूरिस्ट की तरह प्रिटेंड करते हुए कार्तिक का पीछा करने लगे और जल्दी ही इन्हें ये बात पता चल गई कि कार्तिक शहर की तरफ ही आ रहा है। और ये बात जानकर क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। जब ये सारे लोग पहले रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर पहुंचे तो इन्हें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी और शायद इन लोगों के लिए कार्तिक को देख पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो पकड़ना तो बहुत ही दूर की बात थी। हालांकि कार्तिक खुद चलकर इनके जाल में फंसने को तैयार हो गया था और ये बात इन लोगों को बहुत अच्छी लग रही थी। इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस था कि सिर्फ 20 सिक्योरिटी गार्ड्स होने से कार्तिक खुद को बचा नहीं पाएगा और ये लोग डेफिनेटली कार्तिक को जिंदा पकड़ लेंगे। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को ये ड्रोन दिखाई नहीं दिया था क्योंकि ये बहुत छोटा था और किसी उड़ती चिड़िया की तरह लगता था जिसकी वजह से किसी का भी ध्यान इस पर नहीं जा सकता था। इसी का फायदा क्रोकोडाइल सोसाइटी वालों ने उठाया था। जल्दी ही कार्तिक उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पहुंच गया। कार्तिक को वहां देखकर क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग तुरंत डिस्कस करने लगे कि उन्हें कैसे और किस तरह कार्तिक को पकड़ना है और किस तरह से वो लोग कार्तिक को यहाँ से शुक्ला परिवार के पास लेकर जाएंगे। बहुत से लोगों को शायद नहीं पता था पर पिछले कुछ सालों में क्रोकोडाइल सोसाइटी अमीरों के बीच में एक बड़ा नाम बन गया था जहां ये लोग अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते थे। और फिर क्रोकोडाइल सोसाइटी को इस बार शुक्ला परिवार ने एडवांस में इतनी सारी रकम दे दी थी कि जिस वजह से ये लोग पूरे जोश के साथ काम कर रहे थे और इसीलिए कार्तिक को पकड़ने के लिए पूरी क्रोकोडाइल सोसाइटी टीम ने अपनी सारी फोर्स लगा दी थी। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, जैसा कि शुक्ला परिवार ने कहा है, हमें हर हाल में कार्तिक मित्तल को जिंदा पकड़ना है, इसीलिए सेफ्टी के लिए लेथल वेपन का इस्तेमाल मत करना। हाँ, मैंने सुना है कि शुक्ला परिवार ने हमारी मदद इसलिए मांगी है क्योंकि वो अपने बेटे सिद्धार्थ शुक्ला को जिंदा कार्तिक से आजाद करवाना चाहते हैं।
पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम ये सब कुछ इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं। डायरेक्टली जाकर सिद्धार्थ शुक्ला को बचा लेते हैं। क्रोकोडाइल सोसाइटी के कुछ लोग आपस में इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी उनके एक साथी ने उनकी इस बात पर सहमत ना होते हुए कहा, हम सब लोग रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर टाइट सिक्योरिटी देख चुके हैं। वहां से सिद्धार्थ शुक्ला को रेस्क्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और शायद इम्पॉसिबल है, वरना शुक्ला परिवार खुद ही ये काम कर लेता। वो इतने पैसे खर्च करके कार्तिक को पकड़ने के लिए हमें क्यों हायर करता? एक के बदले एक को लेना काफी इंटरेस्टिंग होता है ना। वैसे मानना पड़ेगा, ये कार्तिक मित्तर अनजाने में ही हमारा काम बहुत आसान कर रहा है। ये खुद ही अपने घोंसले से बाहर निकल कर आ गया। बहुत बातें हो गई, अब काम पर ध्यान दो। हम लोगों को अपना जाल उस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के आसपास ही बिछाना होगा। अगर हम उससे ज्यादा दूर जाते हैं तो कार्तिक को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहे हो तुम, जितना जल्दी हम उस कार्तिक को पकड़ेंगे उतना ही जल्दी उसे शुक्ला परिवार को हम सौंप सकते हैं। इससे हमारी इमेज भी अच्छी हो जाएगी और हमारी रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी। शुक्ला परिवार काफी बड़ा परिवार है, एक बार हमारी रेपुटेशन उनके सामने अच्छी बन जाए तो उसके बाद फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा काम मिल सकता है और हमारा काम और भी अच्छा चलेगा। क्रोकोडाइल सोसाइटी भले ही अपने काम में बहुत फेमस हो गई थी, पर अभी भी अमीर लोग उन पर उतना विश्वास नहीं दिखाते थे। बहुत से लोग उन्हें अपने बराबर नहीं समझते थे और यही बात थी जो क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। वो हर हाल में अपनी पहचान और इज्जत दोनों कमाना चाहते थे। इसके लिए उन लोगों ने शुक्ला परिवार के इस मामले को अच्छे से डील करने के बारे में सोचा। क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को अभी भी याद है कि पहले उनके पास बहुत ज्यादा लोग काम करने के लिए थे, उनके पास पावर भी बहुत थी और उन्हें कोई भी काम नहीं देता था। और इसी वजह से उनके बहुत सारे साथी उन्हें छोड़कर दूसरे ग्रुप्स में चले गए और धीरे धीरे उनका ये बिजनेस बस नाम का बन के रह गया था। उनके पास बहुत ज्यादा काम बचा नहीं था, पर अब इन लोगों को ये मौका मिला था जिसे ये किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे। इस बार शुक्ला परिवार की तरफ से मिला हुआ कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के लिए बहुत खास था और सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने ज्यादा बार्गेनिंग भी नहीं की थी, जिस वजह से इन लोगों को बहुत प्रॉफिट हुआ था। इन लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ था कि शुक्ला परिवार इतनी जल्दी इन्हें 100 मिलियन रुपीस देने को तैयार हो जाएगा। जितनी जल्दी इन लोगों को पैसे मिल गए थे उतनी जल्दी इन लोगों के लिए बाकी चीजें संभालना आसान हो गया था। इन लोगों को बस एक ही बात की चिंता थी कि शुक्ला परिवार पर इनका अच्छा इंप्रेशन बन जाए, जिससे शुक्ला परिवार के जैसे बाकी बड़े परिवार भी इन लोगों से कॉन्टैक्ट करें और इन्हीं को काम करने के लिए कहा करें। ऐसे में बहुत सारे इनके दुश्मन ग्रुप्स जल्दी बंद हो जाएंगे और इन्हीं का पूरे साउथ एशिया सी पर कंट्रोल हो जाएगा और इन लोगों के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। क्रोकोडाइल सोसाइटी में जितने भी लोग थे उन सब का एक ही सपना था कि ये सारे लोग क्रिमिनल्स बनना चाहते थे, जिनसे दुनिया का हर एक इंसान डरे, और इन लोगों के पास पैसे भी नहीं है। इस वजह से ये लोग अपना क्रिमिनल बनने का सपना छोड़ नहीं सकते थे। आपको क्या लगता है, क्या ये लोग कार्तिक को पकड़ पाएंगे? और क्या क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को पता चला कि कार्तिक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जा रहा है तो इन लोगों ने तुरंत अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया कि ये लोग कैसे कार्तिक को किडनैप करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक जैसे ही उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की फैक्ट्री में पहुंचा तो वहां पर उस फैक्ट्री के मालिक ने उसका काफी अच्छा और ग्रैंड वेलकम किया। कार्तिक को भी ये देखकर अच्छा लगा क्योंकि बहुत कम टाइम में ये सारे अरेंजमेंट्स किए गए थे। कार्तिक के लिए फैक्ट्री में रेड कारपेट बिछाया गया था और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 100 से ज्यादा वेलकम लेडीज फैक्ट्री के बाहर कार्तिक का वेलकम करने के लिए खड़ी हुई थी, जो खूबसूरत मॉडल से भी ज्यादा खूबसूरत थी। कार्तिक का ये सारा वेलकम इसलिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि इन लोगों को कार्तिक की असली पहचान का पता था, बल्कि कंपनी के मैनेजर ने मालिक ने ये अरेंजमेंट्स इसलिए किए थे क्योंकि कार्तिक इस साल का उनका सबसे बड़ा क्लाइंट था। कार्तिक ने इस कंपनी में सिर्फ बायोनिक रोबोट के लिए ही चिप परचेज नहीं की थी, बल्कि उसने बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी चिप खरीदी थी, जिसकी कॉस्ट बिलियन रुपीज से भी ज्यादा की थी। इतना बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को शायद काफी सालों के बाद मिल रहा था, जिस वजह से पूरी कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था। प्रोडक्शन का काम हर साल कहीं कि हमेशा ही चलने वाला था। इस तरह से कंपनी की तरफ से कार्तिक की फैक्ट्री के लिए हर साल बिलियन से भी ज्यादा रुपीस का प्रोडक्ट जाने वाला था और इस वजह से इस कंपनी का मालिक बहुत ज्यादा खुश था। असल में पिछले कुछ सालों से देश में जो घरेलू कंपनियां थी उन लोगों का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था और तो और देश के लोग भी 90% से ज्यादा ऑर्डर बाहर की वेस्टर्न कंपनीज को ही दे रहे थे, जिस वजह से इन घरेलू कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा था। इन सारे प्रोडक्ट्स का मार्केट अपने आप में इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था और इस वजह से यहाँ पर सर्वाइव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। और फिर कार्तिक जैसे अमीरजादे बहुत कम थे जो इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए डिमांड करते थे। इस वक्त इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बिल्कुल वैसा ही टाइम था जब भगवान ने खूब सूखा दिखाकर इन्हें एक साथ छप्पर फाड़ कर बहुत सारा पैसा दे दिया हो। इस बात की वजह से ये सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि मालिक के साथ साथ बाकी कर्मचारियों को भी खूब पैसा मिला था। कार्तिक इन लोगों को सोने की गिन्नी लग रहा था। वैसे तो देश में जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थी जितनी ज्यादा विदेशों में थी, पर फिर भी कार्तिक ने डोमेस्टिक कंपनी को इसीलिए चुना था ताकि डील करने और बातचीत करने में आसानी रहे और कार्तिक अपनी शर्तों पर काम करवा सके। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर असेंबली कार्तिक की फैक्ट्री में रजत और उसके बाकी साथी मिलकर कर रहे थे, इसीलिए इन लोगों को सारे प्रोडक्ट्स खरीदने की या असेंबल करवाने की जरूरत नहीं थी और जो थोड़ा बहुत था वो ये लोग यहाँ की कंपनियों से खरीद सकते थे। कार्तिक को ज्यादा टॉप टीयर कंपनी की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीरो और उसे क्रिएट करने वाले साइंटिस्ट रजत और रितिका जैसे क्रिएटर पहले से ही मौजूद थे। इसीलिए कार्तिक का बहुत ज्यादा खर्चा भी बच रहा था। कार्तिक के आने से पहले इस फैक्ट्री के बॉस बहुत चिंता में थे। उन्होंने अपने सारे आदमियों को इस बात की निगरानी के लिए लगा दिया था कि जैसे ही कार्तिक उनकी फैक्ट्री में आए तो वो लोग तुरंत उसके बॉस को बता दें। इसीलिए कुछ देर बाद जब कंपनी में काम करने वाले लोगों ने लगातार एक के बाद एक कई सारी गाड़ियों को कंपनी के पास आते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत एक्साइटेड होकर एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया, लगता है वो लोग आ गए, जरूर ये महंगी गाड़ी उसी आदमी की होगी, जल्दी से उनके वेलकम की सारी तैयारियां करो, पटाखे और फूलों को जल्दी जाकर लेकर आओ। जल्दी से सारे लोग एंट्रेंस गेट पर अच्छे से खड़े हो जाओ और सब लोग अच्छे से कार्तिक सर का वेलकम करना, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, किसी से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी से छोटी गलती भी हुई तो तुरंत तुम लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा। इस वक्त सभी लोगों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। हर कोई अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो लोग भी आज पहली बार अपने इतने बड़े क्लाइंट से मिलने जा रहे थे।
इन सभी लोगों को अपने बॉस से अचानक एक लेटर मिला था। इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट आज उन लोगों से कुछ देर में मिलने आ रहा है। और ये बात जानने के बाद सारे लोग एकदम से सत्ते में आ गए थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर अचानक से इतना बड़ा बॉस कंपनी में क्यों आ रहा है और उसे इन लोगों से काम क्या है। फाइनली जब कार्तिक इन लोगों के सामने पहुंचा तो कार्तिक की उम्र देखकर ये सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 24-25 साल का लड़का इतना अमीर हो सकता है, जिसके लिए ये लोग इतना ज्यादा घबरा रहे थे। असल में ये उनके बेटे की उम्र का है। सारे बड़े लोगों के साथ साथ इनके जूनियर्स भी अब तो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे थे। और कार्तिक के आने पर इन सब लोगों ने अपने चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान बिखेर दी ताकि उनके मेहमान को कोई दिक्कत ना हो। रही बात 100 से ज्यादा उन खूबसूरत लेडीज की, तो उन लोगों को भी बहुत जल्दबाजी में बुलाया गया था। हालांकि जब उन लोगों ने कार्तिक को देखा तो हर लेडी कार्तिक पर फिदा हो गई। सब लोगों को कार्तिक का चार्मिंग और कूल लुक काफी अच्छा लग रहा था। कार्तिक ने इस वक्त ब्लैक जीन्स और उसके ऊपर एक व्हाइट शर्ट पहन रखी थी और साथ ही साथ उसने अपने शर्ट की बाजू को कोहनी तक होल्ड किया हुआ था और एक हाथ में क्लासिक और महंगी घड़ी पहनी हुई थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई महंगी घड़ी है। कार्तिक दिखने में बहुत सिंपल था और उसका कूल लुक सब लोगों को काफी अच्छा लग रहा था, वरना अक्सर इस जगह पर आने से पहले कोई भी इंसान 3 पीस सूट से कम तो कुछ भी पहनकर ही नहीं आता था। कार्तिक इस वक्त एक कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था और उसके माथे पर बिखरे हुए बाल उसे और ज्यादा हैंडसम बना रहे थे। वहां खड़ी हुई सारी सेरेमोनियल लेडीज कार्तिक को ही देख रही थी। सबका दिल कार्तिक के लिए ही धड़क रहा था। कार्तिक की खूबसूरती की तरह उसका पैसा भी सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, क्योंकि एक बार कार्तिक ने बहुत ही हाई एंड बिजनेस कार खरीदी थी और उसी को वो यहाँ लेकर आया था। हालांकि बहुत महंगी गाड़ी भी नहीं थी, इसकी कीमत 8 करोड़ रुपए थी, जिसमें कार्तिक और रितिका बैठकर यहाँ आए थे। और कार्तिक के साथ आए हुए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी ऐसी ही महंगी गाड़ी में कार्तिक को फॉलो किया था। उस गाड़ी की कीमत शायद कार्तिक की गाड़ी की कीमत से थोड़ी सी कम थी, पर फिर भी इन सब लोगों का ध्यान इसी की तरफ था। हालांकि कंपनी के इन लोगों को नहीं पता था कि कार्तिक के लिए ये गाड़ी और इसकी कीमत कोई खास मायने नहीं रखती है, क्योंकि कार्तिक के पास तो दुनिया का सबसे महंगा हवाई जहाज और यॉट भी थे, जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। और कार्तिक की नजरों में ये सारी गाड़ियां ट्रांसपोर्टेशन टूल से ज्यादा कुछ नहीं थी। जो सेरेमोनियल लेडीज एंट्रेंस गेट पर कार्तिक का स्वागत करने के लिए खड़ी हुई थी, उन लोगों की आंखें तो कार्तिक की गाड़ी को देखकर एकदम फैल गई थी। उन लोगों को लग रहा था कि अगर वो लगातार इसी तरह आज के जैसी 10-15 सेरेमनीज और अटेंड कर लेंगी तो शायद वो लोग ही फेमस हो जाएंगे और हो सकता है कि कोई गेस्ट उनसे खुश होकर उन्हें ये गाड़ी गिफ्ट में दे दे। इन लड़कियों में कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को ही देखती थी और उन लोगों के लिए प्यार या पसंद कोई मायने नहीं रखता था। उन्हें बस पैसों से मतलब था। जितनी जल्दी उन्हें पैसा दिखता था उतनी जल्दी वो किसी के भी साथ जाने को तैयार हो जाती थी। इस वक्त ये सारी लड़कियां बस यही कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके ये कार्तिक की नजरों में आ जाए या फिर एक बार उससे बात कर ले और उसे इंप्रेस कर दे। अपने फिगर और लुक को देखकर इन लड़कियों को लग रहा था कि ये जरूर कार्तिक को सेड्यूस कर लेंगे। जब कार्तिक वहां पहुंचा भी नहीं था तभी इन लड़कियों ने अपने दिमाग में सोच लिया था कि चाहे कार्तिक कैसा भी इंसान क्यों ना हो और उसकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अमीर है तो ये लोग अपना सब कुछ उसे देने को तैयार हैं। हालांकि जैसे ही कार्तिक की गाड़ी इनके सामने आके रुकी और कार्तिक उसमें से बाहर आया, उसी बीच की दूरी में इनमें से किसी ने भी खुलकर सांस तक नहीं ली थी। हर कोई अपनी सांस थामकर बस कार्तिक को ही देख रहा था। जैसे ही इन लड़कियों की नजर कार्तिक पर गई तो इन सब लड़कियों ने मन ही मन में कार्तिक को देखते हुए कहना शुरू कर दिया, हाय ये तो जन्नत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है। मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, वरना इतना यंग लड़का इतना ज्यादा अमीर कैसे हो सकता है। पता नहीं कौन से बड़े परिवार का बेटा है। बस एक बार पता चल जाए मैं इसके पापा के पैरों में पड़कर इससे शादी करने के लिए भीख मांगने को तैयार हूँ। मुझे तो लगा था कोई बुढ़ा आदमी होगा, पर ये तो हैंडसम और रिच दोनों निकला, साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्यूट भी है। लगता है मेरा हार्ट फेल होने वाला है। हे भगवान, प्लीज एक बार उसकी नजर मुझ पे पड़ जाएगी, मुझ पे फिदा हो जाए। यहाँ खड़ी सैकड़ों लड़कियां अभी तक भगवान के सामने हजारों दुआएं मांग चुकी थी और कार्तिक को देखकर इन सबकी आंखों में एक अलग ही रोशनी आ गई थी। ये लोग बस यही दुआ कर रही थी कि एक बार कार्तिक इन्हें देख ले और इन पर फिदा हो जाए। इन लोगों ने अपनी शक्ल पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी हुई थी और अपनी खूबसूरती के साथ ढेर सारा मेकअप लगाया हुआ था, जिस वजह से इनकी गोरी चमड़ी और ज्यादा गोरी लग रही थी। इन सबके चेहरे की मुस्कान इनके अंदर चल रहे भावों को नहीं बता पा रही थी। बाहर से ये सब यंग मॉडल दिख रही थी और अंदर से ये कंप्लीट मटेरियलिस्टिक लड़कियां थी, जिन्हें हर हाल में आज एक अमीर लड़के को फंसाना था ताकि इनकी जिंदगी और ज्यादा नॉर्मल हो जाए और ये जिंदगी भर ऐशो आराम से जी सके। कार्तिक की गाड़ी से बाहर आते ही बहुत सारे पटाखे आसमान में फटने लगे और आसमान में कलरफुल रोशनी होने लगी और जल्दी ही सीनियर लोगों का एक ग्रुप कार्तिक का वेलकम करने के लिए आ गया। कार्तिक ने जैसे ही आसपास का माहौल देखा तो वो थोड़ा सा हैरान रह गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि एक चीफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इतनी एक्सट्रीगेटेड वेलकम सेरेमनी उसके लिए रखेगी। हालांकि आसपास इतनी ज्यादा भीड़ देखकर कार्तिक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया और तुरंत अंदर की तरफ जाने लगा। क्या लगता है आपको, क्या कार्तिक का काम यहाँ पर पूरा हो पाएगा? माहौल देखा तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया और अंदर जाने लगा। हालांकि उसने अपने आसपास खड़े किसी इंसान को दुखी नहीं किया और ना ही उनके साथ रूड बिहेव किया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो सभी से हाथ मिला रहा था। हालांकि सारे लोग अपना हाथ कार्तिक के साथ मिला पाते उससे पहले ही उन सबका ध्यान कार्तिक के पास खड़ी लड़की रितिका पर गया और सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। कार्तिक की ये रिसर्च साइंटिस्ट और मूडी रितिका मुश्किल से ही कभी अपने ड्रेसअप पर ध्यान देती थी। ये हर वक्त फैक्ट्री में रहती थी, इसलिए इसे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि फिर भी रितिका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, क्योंकि दिखने में वो काफी सुंदर थी और बाकी लड़कियों को आराम से टक्कर दे सकती थी। ये बात अलग थी कि उसके कपड़े काफी अजीब थे और थोड़े बहुत गंदे भी थे, फिर भी उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। जैसे ही वहां खड़ी हुई लड़कियों ने रितिका को देखा तो सब मन ही मन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करने लगी।
क्योंकि रितिका कार्तिक के काफी पास खड़ी हुई थी और ये देखकर बाकी लड़कियों को काफी जलन हो रही थी। रितिका का टेम्परामेंट और अपीयरेंस इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि वहां खड़े हुए सारे लोग एक नजर देखने के बाद रितिका से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। इस वक्त उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी बड़ी से बड़ी स्टार भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। इसका कारण कहीं ना कहीं ये भी था कि वो फिलहाल यंग, हैंडसम और सेकंड रेट जनरेशन के लड़के के बगल में खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई थी। किसी को नहीं पता था कि रितिका के चेहरे पर जो चमक और गुरूर दिखाई दे रहा है उसके पीछे उसके सालों की रिसर्च और मेहनत है, जिसने उसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाया है। और अगर इत्तेफाक से रितिका किसी बड़े घर की बेटी होती तो बाकी अमीरजादी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं होती और न ही उसे पैसों पर घमंड करना आता होता, क्योंकि उसका सबसे अच्छा खिलौना रिसर्च था, जिसमें वो 24 घंटे खुद को डुबाए रखती थी। रितिका हमेशा गंदे कपड़े पहने रहती थी, इसी वजह से उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो एक और खूबसूरत लड़की है जो हमेशा एवरेज लगती थी। कार्तिक ने यहाँ आने से पहले रितिका से रिक्वेस्ट करके अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक कर लेने के लिए कहा था। हालांकि फिलहाल वो जैसी भी दिख रही थी अपने मेकओवर के बाद दिख रही थी। हालांकि इस हल्के से मेकओवर की वजह से ही रितिका पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और हमेशा रिसर्च में डूबी रहने वाली रितिका इस वक्त एक अलग सी लड़की लग रही थी। जब रितिका दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी तो उसकी इमेज दिल्ली के टॉप 10 ब्यूटीज में से एक मानी जाती थी, इसीलिए यहाँ से अचानक दिखने पर हर कोई उसे ही देखता रह गया। खास करके जब कार्तिक ने अपने हाथों को फैलाया, रितिका को अपने साथ चलने के लिए कहा। इस वक्त कार्तिक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे देखकर सारे लोग समझ गए कि कार्तिक को 6 पैक मेकअप लगाई हुई इन लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खास करके जब कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हल्का सा हाथ फेरते हुए अपना हाथ नीचे की तरफ करके रितिका का हाथ थामने की कोशिश की, उस वक्त कार्तिक के चेहरे पर एक अलग ही चार्म नजर आ रहा था। वैसे तो जिन 100 सेरेमोनियल लेडीज को यहाँ पर आज बुलाया गया था वो सब बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट की गई थी। जिन लोगों की अपीयरेंस और फिगर काफी ज्यादा अच्छे थे वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रहे थे। हालांकि रितिका के सामने सब लड़कियों का कॉन्फिडेंस एकदम कम हो गया था और उन्हें भी लग रहा था कि वो कभी भी कार्तिक को हासिल नहीं कर सकती हैं। इनकी हालत देखकर बस इतना कहा जा सकता था कि आसमान में चमकते हुए सितारे चाहे जितने खूबसूरत हो, पर रात में जब चांद अपनी खूबसूरती खोलता है तो सारे तारे आसमान के कोने में सिमट कर रह जाते हैं, क्योंकि छत पर चढ़कर देखने वाले लोग सिर्फ चांद का इंतजार करते हैं। तभी अचानक से इस कंपनी के सबसे बड़े मालिक मिस्टर राघवेंद्र यहाँ आए और जैसे ही उन्होंने रितिका को वहां पर देखा तो वो 1 मिनट के लिए एकदम दंग रह गए और फिर सोचते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेर कर उन्होंने कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इनके लिए कोई भी तैयारी ही नहीं की। अपनी इस गलती के लिए मैं माफी चाहता हूँ। राघवेंद्र जी ने सोचा कि अगर कार्तिक अकेले यहाँ आता तो शायद ये सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग होती, पर जिस हिसाब से अपनी वाइफ को ये यहाँ लेकर आया है उस हिसाब से राघवेंद्र जी को ऐसा लगा कि जैसे कार्तिक को यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा जरूरी काम है। कार्तिक यहाँ पर उनसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। इस वक्त राघवेंद्र और बाकी सब लोगों को लग रहा था कि उन लोगों ने अच्छे से सारे इंतजाम नहीं किए, इसी वजह से इन सब लोगों को थोड़ा बुरा भी लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी। और रही बात उन सेरेमोनियल लेडीज की, तो जैसे ही उन्होंने बात सुनी कि रितिका कार्तिक की पत्नी है तो सारे लोग पहले तो हैरान हो गए और उसके बाद उन सब के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। हाँ, उन्हें पहले से ही पता था कि इतना हैंडसम और अमीर लड़का जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत है उसके पास लड़कियों की कमी तो नहीं होगी, पर फिर भी उन लोगों को खुद पर बहुत भरोसा था। उन्हें लग रहा था कि वो लोग दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं लगती हैं और कोई भी उन्हें इतनी आसानी से मात नहीं दे सकता है। इन लोगों को लगता है कि इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बस इसीलिए ये लोग कभी तक किसी अमीर लड़के को इंप्रेस नहीं कर पाई है, वरना कब का उसे इंप्रेस करके उससे शादी कर चुकी होती। हालांकि रितिका को देखने के बाद ये सब लड़कियां मन ही मन बहुत ज्यादा बेचैन हो गई। इन सबको रितिका से जलन होने लगी। उन्हें लग रहा था कि वो शायद रितिका से ज्यादा सुंदर नहीं है, इसीलिए तो इतने हैंडसम लड़के ने रितिका को चुना। रितिका को देखकर फिलहाल कोई नहीं बता सकता था कि रितिका एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आती है, इसीलिए कहा जा सकता है कि किसी इंसान को देखकर उसके बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो काफी अमीर परिवारों से आते हैं पर फिर भी महंगी गाड़ियों की जगह बाइक पर घूमते हैं या फिर सड़कों पर पैदल चलते हैं, और सिर्फ इसी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि वो इंसान गरीब है या अमीर। कार्तिक ने भी अपने यंग एज में काफी टाइम तक कचरा उठाया था और बार में काम किया था, पर किसने सोचा होगा कि कार्तिक दुनिया के नंबर 1 अमीर और ताकतवर परिवार का बेटा होगा। जैसे ही कार्तिक ने रघुवेंद्र जी की बात सुनी तो वो समझ गया कि रघुवेंद्र जी उसे गलत समझ रहे हैं, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए और एक्सप्लेन करते हुए कहा, आप गलत समझ रहे हैं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मेरे बगल में खड़ी ये लड़की मेरी दोस्त और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रितिका, और ये मेरी टेक्निकल कंसल्टेंट है। जैसे ही वहां खड़े हुए लोगों ने सुना कि कार्तिक के बगल में खड़ी लड़की सिर्फ एक सबऑर्डिनेट है और कार्तिक का इससे किसी भी तरह का कोई भी मोस्ट पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, तो ये लोग सुनकर खुश हो गए। खास करके वहां खड़ी लड़कियां जिनकी आंखें अभी तक उदासी से भर आई थी, एक बार फिर से खिलखिला उठी। जैसे ही इन लड़कियों ने सुना कि कार्तिक अभी भी सिंगल है तो इन सब लोगों को एक नई उम्मीद मिल गई और इन लोगों को लगा कि शायद इनके पास एक और मौका है कार्तिक को इम्प्रेस करने का। और ये सोचकर इन सारी खूबसूरत लड़कियों ने एक बार फिर से अपनी अदाओं का जादू कार्तिक पर बिखेरना शुरू कर दिया। इन लोगों को लगा कि शायद कार्तिक इन पर ध्यान देगा, पर इस बार फिर से कार्तिक ने इन लोगों को डिसअपॉइंटेड कर दिया। पहले कार्तिक जब भी इस तरह की सेरेमनी में आता था तो वो हमेशा अपने आसपास खड़ी हुई खूबसूरत लड़कियों को बहुत ही क्यूरियोसिटी से देखता था कि उनमें से सबसे खूबसूरत कौन है। पर अब कार्तिक का सारा ध्यान बस अपनी ही एक परम सुंदरी पर था जो थी कियारा। कियारा के अलावा कार्तिक किसी को भी देखता भी नहीं था और ना ही किसी के बारे में कुछ सोचता था, क्योंकि अब वो फाइनली अपने आप को सेटल करना चाहता था। देर तक सब लोगों से हाथ मिलाने के बाद और बातें करने के बाद कार्तिक चिप फैक्ट्री के अंदर चला गया।
इस कंपनी में या कहें कि फैक्ट्री में जो चिप बनाई जाती थी उन्हें दुनिया में कोई भी रैंकिंग नहीं दी गई थी, मतलब दुनिया में अभी उसकी पहचान नहीं थी। पर फिर भी इस फैक्ट्री में काफ़ी लार्ज स्केल पर चिप प्रोडक्शन का काम किया जाता था और ऊपर से डोमेस्टिक कंपनी होने की वजह से सरकार भी इन लोगों को रिसर्च और डेवलपमेंट के नाम पर काफ़ी फंड दे रही थी, जिससे ये लोग अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि सिर्फ रिसर्च के पैसों से आगे बढ़ पाना इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस तरह का प्रोडक्ट बनाने वाली इंडिया में बहुत कम कंपनियां थी और जो कंपनियां थी वो फिलहाल इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, जिनकी वजह से अगर उन्हें कोई ऑर्डर मिलता भी था तो ये फंड स्टोरेज की वजह से उसे पूरा नहीं कर पाती थी। और फिर इस कंपनी को जल्द से जल्द मार्केट चेन स्ट्रक्चर का हिस्सा बनना था और परफेक्ट साइकिल बनानी थी, जिससे ये लोग अपना नाम कमा सके। धीरे धीरे इन्हें छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे उसी का इस्तेमाल करके इन लोगों ने अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया था। बहुत कम लोगों को पता था कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप रिसर्च फैक्ट्री के डेवलपमेंट के लिए यहाँ के मालिक ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था, पर फिर भी बाद में ये कंपनी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि देश में रहने वाले लोग ही इस कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ सब लोग विदेशों से सामान मंगवाते थे और विदेशी कंपनियां यहाँ पर अपना राज करने के लिए कम पैसों में भी सामान बेच देती थी। और जब धीरे धीरे ये सारे लोग उस कंपनी के परमानेंट क्लाइंट बन जाते थे तो ये कंपनियां दुगने पैसों में यही सामान भेजती थी और तब तक ये सारे लोग इंडियन कंपनी से सामान खरीदने का मौका गंवा चुके थे। पर समय के साथ साथ सब कुछ ठीक होता गया और आज कार्तिक जैसे क्लाइंट इस कंपनी को मिल रहे थे जो डायरेक्ट अरबों रुपए का माल इनसे खरीद रहे थे। आज कार्तिक को अपने सामने देख रघुवेंद्र जी की एक्साइटमेंट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो आज बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि कार्तिक के एक ऑर्डर की वजह से उन्हें पूरे इंडिया में नाम मिल गया था और अब बाकी कंपनियां भी अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रघुवेंद्र जी की कंपनी की तरफ दिख रही थी। कुछ लोग अभी भी मन ही मन में सोच रहे थे कि कार्तिक यहाँ पर आज इंस्पेक्शन करने आया है और ये देखने आया है कि उसके लिए जो माल बनवाया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है भी या नहीं। क्या लगता है आपको, क्या कार्तिक और रितिका अपने काम को पूरा कर पाएंगे? और रघुवेंद्र जी को लग रहा था कि कार्तिक यहाँ पर आज इंस्पेक्शन करने आया है, इसलिए वो थोड़ा डरे हुए थे क्योंकि कार्तिक ने अचानक से उन्हें अपने आने की खबर भिजवाई थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर कार्तिक अपने आने का कारण पहले ही बता देता तो शायद इन लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती। कार्तिक ने भी जानबूझकर इन लोगों को नहीं बताया था क्योंकि अगर कार्तिक इन लोगों को ये बात बता देता तो शायद ये सारे लोग टेंशन में आ जाते, क्योंकि ये लोग पहले से ही काफी सालों से एक लिमिटेड स्टैंडर्ड की चिप बना रहे थे और ऐसे में अचानक से कार्तिक के अपडेट करने की बात सुनकर ये लोग टेंशन में आ जाते। ये लोग जिस स्टैंडर्ड की चिप बना रहे थे उसके लिए इन लोगों ने 10 नैनो टेक्नोलॉजी की मशीनें खरीदी हुई थी और इन सब में इनका पहले से ही बहुत इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था। ऐसे में अचानक से 7 नैनोमीटर की चिप बनाने का कहने पर इन सब लोगों की परेशानी बढ़ जाती। साथ ही साथ इन लोगों का कार्तिक पर भी शक बढ़ जाता क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी पता है कि 7 नैनोमीटर की चिप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और किस लिए किया जाता है। कार्तिक के चेहरे पर फिलहाल हल्की सी मुस्कान थी और मन में ढेर सारे सवाल, और मन ही मन में वो सोच रहा था कि उसे एक बार यहाँ की प्रोडक्शन लाइन का इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए और उसी के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस बारे में कार्तिक को बहुत ज्यादा चिंता थी वो ये थी कि उसके साथ इस वक्त रितिका भी आई हुई थी, जिसे ह्यूमन रिलेशनशिप की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे जो कहना होता था वो मुंह पर कह देती थी, जिससे सामने वाले को कई बार तो बहुत ज्यादा बुरा लग जाता था। जैसे ही रितिका ने रघुवेंद्र जी की प्रोडक्शन लाइन का ऊपर से इंस्पेक्शन किया तो उसने एक जनरल लुक देते हुए कहा, आपकी कंपनी जो इक्विपमेंट्स बना रही है वो पिछले 10 सालों से काफी अच्छे बन रहे हैं, पर जो चिप आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही। जैसे ही रितिका ने अपनी बात को पूरा किया तो वहां खड़े हुए लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ये बात तो सच है कि किसी के भी लिए ये बात एक्सपेक्टेड नहीं थी। किसी ने भी सोचा नहीं था कि कार्तिक के साथ में आई हुई उसकी सीनियर साइंटिफिक कंसल्टेंट ने आते ही ये बात कह दी। ये सब लोग अब लगातार कार्तिक को ही देख रहे थे। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी रितिका ने जो बात कही थी वो कहने से उसका मतलब क्या था। वो सब लोग अब और ज्यादा नर्वस हो गए। इन सबको अपने मन में लगने लगा कि कहीं कार्तिक अपने टेक्निकल कंसल्टेंट की बातों से ये तो नहीं कहना चाह रहा है कि ये लोग रघुवेंद्र जी की कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं। असल में अभी तक रघुवेंद्र जी की कंपनी ने और कार्तिक ने आगे के परचेज के लिए ऑफिशियली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। उन लोगों के बीच में अभी तक सिर्फ ऊपर से ही बातचीत हो रही थी और कार्तिक ने अभी से पहले जो सामान खरीदा था उसकी टोटल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई भी नहीं थी। और अब कार्तिक की टेक्निकल कंसल्टेंट इनडायरेक्टली ये कह रही थी कि उनके प्रोडक्ट्स आउटडेटेड हो चुके हैं और ये बात यहाँ खड़े हुए सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी। और साथ ही साथ इन सब लोगों की नर्वसनेस भी बढ़ गई थी क्योंकि इन सब का फ्यूचर इस कॉन्ट्रैक्ट पर टिका हुआ था। सारे लोग सोचने लगे कि कहीं ये लोग आगे चलकर इनके यहाँ से कम सामान तो नहीं खरीदेंगे या फिर ये लोग आउटडेटेड जैसी बातें करके माल की कीमत को कम करवाना तो नहीं चाहते हैं। फिर ये लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए इस तरह से बहाने ढूंढ रहे हैं जिसे साइन करने के लिए इन लोगों ने पहले हाँ कर रखी थी। सब लोग इस वक्त अलग अलग तरह से सोच रहे थे और कहीं ना कहीं कार्तिक को दुखी होकर देख रहे थे। विदेशी कंपनियों के लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अगर टूट भी जाते हैं तो भी उन्हें कोई खास नुकसान नहीं होता था, पर अगर देसी कंपनियों के साथ ऐसा होता है तो उन लोगों को ना सिर्फ नुकसान होता है बल्कि आगे के उनके सपने भी टूट जाते हैं। कार्तिक को मन में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा था। कार्तिक अब और ज्यादा ऐसे नहीं दिखा सकता था कि वो यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आया है, इसीलिए उसने इन लोगों से कहा, मुझे लगता है कि बात करने के लिए ये सही जगह नहीं है, क्या हम कहीं और चलकर बातें कर सकते हैं। रघुवेंद्र जी ने जैसे ही कार्तिक की बात सुनी तो वो तुरंत मान गए और कार्तिक को लेकर अपने ऑफिस के डेकोरेटेड रिसेप्शन रूम में ले आए। यहाँ पर कंपनी के बाकी सीनियर एम्प्लॉयज भी आए थे और सारे लोग जानना चाहते थे कि आखिर कार्तिक यहाँ पर आज क्यों आया है। जैसे ही सारे लोग वहाँ सोफे पर बैठे तो अचानक से रितिका ने अपनी बात रखते हुए कहा,
मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर आपकी कंपनी हमें 7 नैनोमीटर की चिप प्रोवाइड नहीं करवा सकती है तो हम लोग आपके साथ आगे कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे और ना ही किसी तरह की कोई डील करेंगे। वहाँ खड़े लोगों ने जैसे ही रितिका की बात सुनी तो ये सब लोग एकदम से हैरान रह गए और तभी राघवेंद्र जी ने रितिका से कहा, देखिए मैडम, असल में ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इस वक्त हमारे देश में जो करंट टेक्नोलॉजी चल रही है उसके हिसाब से 7 नैनोमीटर की चिप बनाना या उसका मास प्रोडक्शन करना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। खास करके इतने कम टाइम में ये सब कर पाना नामुमकिन है। आप जो प्रोडक्ट हमसे मांग रहे हैं वो एक मैच्योर प्रोडक्ट है और उसे हमारे देश में आने में कम से कम 5 से 7 साल लग जाएंगे। जैसे ही रितिका ने राघवेंद्र जी की बात सुनी तो उसने तुरंत कहा, मैं इस प्रोडक्ट को अपग्रेड करने में आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। इतना कहकर उसने अचानक से भारी भरकम बॉम्ब वाले शब्द राघवेंद्र जी और बाकी सब लोगों पर फोड़ दिए थे। जैसे ही यहाँ पर काम करने वाले अपर सबऑर्डिनेट्स ने ये बात सुनी तो वो सब लोग एकदम अपनी जगह पर हिल कर रह गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे अभी अभी कोई भूकंप आया हो। ये सब लोग इतने ज़्यादा हैरान थे कि इनकी बातें भी इनकी जुबान पर नहीं आ रही थी। व्हाट, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या मिस रितिका आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं? ये सब कुछ कैसे हो सकता है? बिना टेक्नोलॉजी के रितिका ये सब कैसे करेंगी? अपनी अपनी बातें कहकर ये सारे लोग एक ही वक्त पर कार्तिक को देखने लगे। सब लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और कार्तिक के इस बार यहाँ आने से सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान भी थे। अब सब लोग रितिका के साथ साथ कार्तिक को भी अजीब तरह से देख रहे थे। सबको ऐसा लगने लगा था कि जैसे उनके सामने कोई बेवकूफ़ बैठा हो। कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि वो यहाँ पर आया ही क्यों? इससे बेहतर तो रितिका की जिद पर वो उसे ही यहाँ भेज देता और सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट होने की वजह से उसे जो भी बात करनी थी वो खुद ही कर लेती। हालांकि पहले या बाद में जब भी वो अपनी बातों में बम फोड़ती तो सब लोगों को इसी तरह की हैरानी होती। कार्तिक ने जब देखा कि सब लोग उसे ही अजीब तरह से घूर कर देख रहे हैं, उसने उन सब लोगों को जो कुछ भी हुआ वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। कार्तिक ने जो बातें बताई थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, ना ही उसमें ऐसी कोई सीक्रेट बात थी जिसे बताया नहीं जा सकता था। कार्तिक को लगा कि अच्छा होगा कि अगर वो इन लोगों को अपनी प्रॉब्लम और अपनी प्लानिंग दोनों बता दें ताकि ये लोग दिल से उसकी मदद कर पाएं। अपनी बात कहने के बाद कार्तिक ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया और कहा, यही मामला है। मेरी टेक्निकल कंसल्टेंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी की लड़की है और ये हमेशा वही कहती है जो इसे सही लगता है। फिर भी किसी भी हाल में और कैसे भी इसकी एबिलिटी पर डाउट नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपने खुद के रेलेवेंट टेक्निकल स्टाफ को यहाँ पर बुलाकर रितिका से कोई सवाल जवाब करने के लिए कह सकते हैं। कार्तिक की बात सुनकर अभी वहाँ पर जितने भी सीनियर स्टाफ के लोग खड़े हुए थे हर कोई एकदम हैरान रह गया। उन लोगों को ना तो अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना ही अपने कानों पर। कुछ देर तक सारे लोग इसी तरह शांत रहे और उसके बाद अचानक से किसी की लंबी गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। तभी फाइनली इस कंपनी के चेयरमैन रघुवेंद्र जी ने कार्तिक से कहा, ये मैटर बहुत ज़्यादा अजीब है, क्या हम सब लोग आपस में एक बार इसके बारे में बातें करके आपको बता सकते हैं? रघुवेंद्र जी ने अभी अभी जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थी और ये बात सुनकर कार्तिक को भी इससे सहमत होने में कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए उसने बिना किसी ऑब्जेक्शन के तुरंत सहमत होते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अगले ही पल चेयरमैन रघुवेंद्र जी अपने कुछ सीनियर स्टाफ के साथ उस रिसेप्शन रूम से बाहर आ गए। जैसे ही वो लोग रिसेप्शन रूम से निकले तो अचानक से कार्तिक ने दांत दिखाकर हंसना शुरू कर दिया और रितिका से कहा, रितिका, अगर तुम इसी तरह डायरेक्टली अपनी बातें कहोगी तो शायद सामने वाला इंसान तुम्हारी बात को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, क्यों? क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हम उनके इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर रहे हैं? जैसे ही कार्तिक ने रितिका का सवाल सुना तो एक सेकंड के लिए वो दंग रह गया और उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रितिका उसकी बात को इस तरह से लेगी और समझने के बजाय उसी पर सवाल थोप देगी। शायद कई बार हमारी अच्छी नीयत से लोग समझ नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही चेयरमैन रघुवेंद्र जी रिसेप्शन रूम से बाहर गए तो वो लोग अगले ही पल पास वाले छोटे कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए। जैसे ही रघुवेंद्र जी वहां रखी हुई चेयर पर बैठे तो उन लोगों ने परेशान होते हुए बेसब्री से अपनी जेब से एक सिगार निकाली और उसे अपने मुंह में रखकर लंबी लंबी कश लेने लगे। लगातार कुछ कश लेने के बाद उन्होंने गहरी लंबी सांस ली और कहा, तुम लोगों को क्या लगता है? अभी भी मिस्टर कार्तिक और मिस रितिका ने जो कुछ भी कहा उसके बारे में। चेयरमैन की बात सुनकर उनके पास खड़े हुए उनके सीनियर स्टाफ ने अपने मन की बात उन्हें कहना शुरू कर दिया। हम इसके बारे में क्या ही कह सकते हैं? मुझे तो लगता है कि मिस्टर कार्तिक मित्तल की टेक्निकल स्टाफ देखने में बहुत खूबसूरत है पर शायद वो उतनी ज़्यादा काबिल नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है। क्या किसी चिप प्रोडक्शन इक्विपमेंट को मॉडिफाई करना और अपग्रेड करना इतना आसान है? इतनी कम उम्र में इस तरह के काम करना मुझे तो सही लग नहीं रहा। मुझे तो लगता है मिस्टर मित्तल अपनी इस टेक्निकल स्टाफ को यहाँ पर परेशानी खड़ी करने के लिए ही लेकर आए हैं। क्या उसे टेक्निक के बारे में पता भी है? ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक तरफा होकर बात कर रहा हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी हाई स्किल लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर कैसे हो सकती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऑफ टॉपिक होकर बात कर रहे हो? इसमें सुंदरता और खूबसूरती की बात कहाँ से आ गई? फिलहाल हम लोग यहाँ मिस्टर मित्तल के दिए हुए प्रपोजल के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें उनके प्रपोजल के बारे में सोचने की भी जरूरत है। हम सब लोग जानते हैं कि इक्विपमेंट्स को खरीदने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है और उसके बाद वो बेवकूफ़ लड़की से अपग्रेड करने की बात कर रही है, जो सरासर सिर्फ एक बचकानी बात है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है मिस्टर रघुवेंद्र कार्तिक के इस प्रपोजल के बारे में मानेंगे या फिर कार्तिक और रितिका को यहाँ से खाली हाथ ही लौटना हो?